काकस्य गात्रं यदि काञ्चनस्य माणिक्यरत्नं यद् चञ्चुदेशे एकैकपक्षे ग्रथितं मणीनां तथापि काको न तु राजहंसः। अपि च और भी हंसः श्वेतः बकः श्वेतः को भेदः बकहंसयोः नीरक्षीरविवेके तु हंसो हंसः बको बकः। ये दोनों श्लोक समझाते हैं और बोलते हैं, अन्वय देखिएगा। यदि काकस्य गात्रम कांचनस्य स्यात्, यदि कौवे का शरीर, गात्रम मतलब शरीरम, यदि कौवे का शरीर कांचनस्य यानी सोने का हो जाए, स्यात् मतलब हो जाए। और आगे बोलते हैं यदि काकस्य चंचु देशे माणिक्यम रत्नम स्यात्, देशे मतलब स्थाने, चोंच की जगह पर, चोंच के स्थान पर कोई रत्न लगा दिया जाए। एक एक पक्षे मणिनाम ग्रथितम स्यात्, अब दोनों पंख है ना, एक एक पंख में मणियों को लगा दिया जाए, ग्रथित कर दिया जाए मतलब गूंथ दिया जाए, लगा दिया जाए। तथापि फिर भी सह काकः एव वर्तते, फिर भी वह कौवा ही रहता है। न तो काकः, न कि कौवा, राजहंसः भवति, न कि वह राजहंस हो जाता है। यानी कुछ भी तुम बोलो, तुम कौवा ही रहोगे। हिंदी में भी अर्थ आप आराम से समझ गए, और भावार्थ संस्कृत में दिया है और इंग्लिश में दिया है। यदि काकस्य शरीरम सुवर्णमयम भवेत्, यदि कौवे का शरीर सोने जैसा हो जाए। यदि तस्य चंचु भागे माणिक्य रत्नम भवेत्, और अपिच और भी यदि तस्य सर्वे पक्षाः, पक्षाः मतलब पंख, मणिजटिताः भवेयुः, मणियों से जटित हो जाए। तथापि फिर भी सह काकः, वह कौवा काकः एव भवति, कौवा ही होता है। सह कदापि, वह कभी भी राजहंसः न भवितुं शक्नोति, वह राजहंस नहीं हो सकता है। इस प्रकार से यह श्लोक उसके विषय में बोला गया है। दूसरा है कि हंसः श्वेतः बकः श्वेतः, हंस भी सफ़ेद होता है, श्वेत होता है, और बगुला भी श्वेत होता है। तो अन्वय देखिए, हंसः श्वेतः भवति, बकः अपि श्वेतः भवति, तर्हि बकहंसयोः कः भेदः भवति। तो बगुला और हंस में कौन सा भेद होता है, क्या अंतर होता है। परंतु नीर क्षीर विवेके तो, नीर और क्षीर के विवेक में, किसके विवेक में, किसकी बुद्धि में, किसके ज्ञान में, नीरम च क्षीरम च नीर क्षीरे बनता है। समास है नीरम च क्षीरम च नीर क्षीरे। सबसे पहले नीरम च और क्षीरम च क्या बन जाएगा, नीर क्षीरे। और आगे क्या है, विवेक में यानी ज्ञान में, किसके ज्ञान में, तो नीर क्षीर के ज्ञान में। दो हैं और काके की दिखाई दे रहे तो षष्ठी बन जाएगा नीर क्षीरयोः, नीर क्षीरयोः विवेके। किसके विवेक में, किसके ज्ञान में, हंस हंस होता है और कौवा कौवा होता है या बगुला बगुला होता है। तो नीर क्षीर, दूध और पानी के जब भेद करना होता है, ज्ञान करना होता है, तभी ओरिजिनल पता चलता है कि हंस कौन सा होता है और बगुला कौन सा होता है। यानी हंसों की क्वालिटी है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं, बता देते हैं कि हाँ, लेकिन बगुला में ये शक्ति या सामर्थ्य नहीं होता है। भावार्थ देखिए, राजहंसः काकं प्रति इतोपि एकम उदाहरणं प्रस्तौति, राजहंस कौवे के प्रति इससे भी अधिक एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि
हंसः श्वेतः भवति, बकः अपि श्वेतः भवति। बकस्य हंसस्य च मध्ये दर्शने भेदः न भवति। इन दोनों के बीच में देखने में कोई अंतर नहीं होता है, परंतु दुग्ध मिश्रित जलस्य भेद करने, दूध से युक्त जल का भेद करने में तो हंसः एव निपुणः भवति, हंस ही निपुण होता है, न तो बकः। अर्थात द्वयोः मध्ये सूक्ष्म बुद्धि दृष्टिया भिन्नता वर्तते, यानी बुद्धि की दृष्टि से उन दोनों में अंतर है। देखने में तो समान लगते हैं, लेकिन बुद्धि ही उनको अलग करती है। तो इस प्रकार से यह श्लोक भी समाप्त होता है। तो बगुला बोलता है फिर अपनी बुराई सुन करके, प्रविश्य स्वपक्षौ अवधूय, अवधूय यानी कंपयित्वा, अव उपसर्गे धू धातु है और ल्यप प्रत्यय है। अपने दोनों पंखों को कंपयित्वा यानी अवधूय हिला करके, कथम माम अपि अधिक्षिपसि, किम ते महत्वम, तुम मुझे ही क्यों डांट रहे हो, तुम मुझे ही क्यों बुरा बोल रहे हो। किम ते महत्वम यानी तुम्हारा क्या महत्व है, मैंने तो अपना बता दिया था, फिर उसके बाद तुम मेरी बुराई कर रहे हो, तुम मुझे ही क्यों कर रहे हो। किम ते महत्वम, तो ते मतलब तव, तुम्हारा क्या महत्व है। वर्षर्तौ तु मानसम पलायसे, वर्षर्तौ समास है, ऋतौ यानी किस ऋतु में, तो वर्षायाः ऋतौ वर्षर्तौ, वर्षा ऋतु में तो तुम मानस पलायन कर जाते हो, मानस मतलब मानसरोवर चले जाते हो। अहम एव अत्र वृष्टेः अभिनंदनम करोमि, मैं ही यहाँ वृष्टि का अभिनंदन करता हूँ। वृष्टेः अभिनंदनम वृष्ट्याभिनंदनम बन जाएगा, वृष्ट्याभिनंदनम, वृष्ट्याभिनंदनम। कौन सा समास हुआ, षष्ठी तत्पुरुष। कीदृशी तव मैत्री, तुम्हारी कैसी मित्रता है। आपत्काले यानी आपदः काले, आपत्काले षष्ठी तत्पुरुष, यानी आपत्ति के समय में सरांसी यानी सरोवर को त्यक्त्वा छोड़ करके दूरम व्रजसी, तुम दूर चले जाते हो। वस्तुतः अहमेव शीतले जले बहुकाल पर्यन्तम अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञः इव तिष्ठामि। वस्तुतः यानी वास्तव में मैं ही ठंडे जल में बहुकाल पर्यंतम बहुत लंबे समय तक, चिरकाल पर्यंतम, अविचलम यानी बिना विचलित हुए, न विचलम इति अविचलम, ध्यान मग्नः ध्याने मग्नः ध्यान में एकदम मग्न, सप्तमी तत्पुरुष, स्थिता प्रज्ञा यस्य सह स्थित प्रज्ञा बहुव्रीहि समास है, जिसकी बुद्धि क्या है, स्थिर है, ठीक उसके जैसा, इव मतलब के जैसा, तिष्ठामी मतलब रहता हूँ मैं ठंडे जल में बिना विचलित होते हुए ध्यान में मग्न है, जिसकी बुद्धि एकदम स्थिर होती है, ठीक वैसे ही मैं ठंडे जल में रहता हूँ। दुग्ध धवला में पक्षाः, मेरे जो पंख हैं वो कैसे हैं, दूध के समान धवल हैं, सफ़ेद हैं। न जाने कथम माम अपरिगणयन्तः जनाः चित्रवर्णम अहिभुजम मयूरम राष्ट्रपक्षी इति मन्यन्ते। न जाने क्यों मुझे न गिनते हुए लोग, कैसे लोग, न गिनते हुए, कंसिडर नहीं करते हुए लोग मुझे विविध रंगों वाला अहिम भुंक्ते इति अहिभुक बनता है, और किसका विशेषण है, मयूरम का विशेषण है। इस मयूर को राष्ट्रपक्षी मानते हैं लोग, विविध वर्णों वाले, विविध रंगों वाले मयूर को राष्ट्रपक्षी मानते हैं। कैसा है मयूर, तो अहिम भुंक्ते इति अहिभुक बनता है, उपपद तत्पुरुष है, और विशेषण है मयूरम का द्वितीयांत, तो अहि भुक को बन जाएगा, भुक भुजौ भुजः भुजम, तो अहि भुजम यानी जो सांप को खाता है, ऐसे मयूर को राष्ट्रपक्षी मानते हैं। तो अपरिगणयन्तः का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है, अमन्यमानाः, न मानते हुए, नॉट कंसिडरिंग अथवा इग्नोरिंग,
क्षत्रिय प्रत्यय है, परि उपसर्ग है, गण धातु है, गणयति गणयतः गणयन्ति, और क्षत्रिय प्रत्यय आप लोगों ने पढ़ा है। और जब न परिगणयन्तः करेंगे तो नए तत्पुरुष भी हो जाएगा, अपरिगणयन्तः। परिगणयन्तः मतलब कंसिडर करते हुए, अपरिगणयन्तः यानी कंसिडर नहीं करते हुए। ठीक है, इस प्रकार से। इसलिए अहम एव योग्य, इसलिए मैं ही योग्य हूँ। मयूर बोलता है प्रवेश करते हुए, साट्टहासम अट्टहासेन सहितम साट्टहासम। यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास है, यानी अट्टहास करते हुए, हंसते हुए। सत्यम सत्यम, तुमने बिल्कुल सही बोला, सही बोला। अहम एव राष्ट्र पक्षी, मैं ही राष्ट्र पक्षी हूँ। कह न जानाति तव ध्यानावस्था, कौन नहीं जानता है तुम्हारे ध्यानावस्था को। किस अवस्था को? ध्यान की अवस्था को। ध्यानस्य अवस्थाम, ध्यानावस्थाम, तुम जो ध्यान करते हो तुम शीतल जल में, वह उस अवस्था को, उस समय को कौन तुम्हारे नहीं जानता है। मौनम धृत्वा वराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयसि, मौन धारण करके बेचारी मछलियों को छल से पकड़ करके, अधिगृह्य यानी गृहीत्वा, क्रूरतया भक्षयसि, कथम भक्षयसि, कैसे खाते हो? क्रूरता से खाते हो। यानी तुम जो शीतल जल में रहते हो मौन धारण करके, वहाँ पर तुम कुछ अच्छा नहीं करते हो, तुम बेचारी मछलियों को छल से पकड़ करके क्रूरता से तुम उसको खाते हो। धिक त्वाम, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। जिसको धिक्कारते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। अवमानितम खलु सर्वम पक्षीकुलम त्वया, त्वया सर्वम पक्षीकुलम अवमानितम, निश्चय ही संपूर्ण पक्षीकुल, संपूर्ण पक्षी परिवार तुम्हारे द्वारा अपमानित किया गया है। धिक त्वाम, तुम्हें धिक्कार है। अवमानितम खलु सर्वम पक्षीकुलम त्वया, यह पैसिव सेंटेंस है। तुम्हारे द्वारा संपूर्ण पक्षीकुल निश्चित ही अवमानित हुआ है, अपमानित हुआ है इस प्रकार के व्यवहार से। पक्षिणः कुलम पक्षीकुलम, पक्षिण शब्द है तो पक्षिणः कुलम षष्ठी तत्पुरुष है। कौवा बोलता है रे सर्प भक्षक, भक्षक किसका भक्षक? सर्पाणाम भक्षक, सांपों को खाने वाले। नर्तनात् अन्यत किम अपरम जानासि, नाचने के अलावा किम अपरम जानासि, तुम क्या दूसरा जानते हो? अपरम मतलब दूसरा, अन्यत मतलब अलावा। तो नाचने के अलावा किम अपरम जानासि, तुम क्या जानते हो? यह मोर को बोलता है। सर्पभक्षक मोर का ही विशेषण है। मयूर बोलता है श्रूयताम श्रूयताम, सुनो सुनो। मम नृत्यम तो प्रकृतेः आराधना, मेरा जो नृत्य है वह नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। षष्ठी तत्पुरुष है, यहाँ पर समास कर देंगे तो प्रकृतेः आराधना में समस्त पद बनाते समय प्रकृत्याराधना, प्रकृत्याराधना सिंपल है, यहाँ संधि भी हो जाएगी ना। प्रकृत्याराधना। चारुवर्तुल चंद्रिका शोभितानां मम पिच्छानां अपूर्वम सौंदर्यम, मम पिच्छानां, मेरे, पिच्छानां बोलते हैं जो उसका पंख है, पक्ष है, उसका अपूर्व सौंदर्य। जब पंख फैलाता है ना मोर तो अपूर्व सौंदर्य लगता है, अद्भुत सौंदर्य लगता है, सुंदर लगता है। तो कह रहा है कि देखो देखो मेरे पंखों के अपूर्व सौंदर्य को। किससे सुशोभित है? तो शोभितानाम, सुशोभित पंखों को, विशेषण। अब किससे सुशोभित है? तो चारुभिः वर्तुलाभिः चंद्रिकाभिः शोभितानाम,
चारु मतलब सुंदर, वर्तुल मतलब गोलाकार, चंद्रिका भी मतलब चंद्रमा, चंद्राकार जो होता है ना, पंखों पर देखोगे मोर के तो चंद्राकार बना रहता है, चंद्र के आकार के जैसा। तो उससे सुशोभित यानी सुंदर गोलाकार चंद्रमाओं से सुशोभित मेरे पंखों का अद्भुत सौंदर्य को तुम देखो। तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया? कई ही शोभितानाम, तो चारु वर्तुल चंद्रिका भी तृतीया तत्पुरुष समास है। चारु वर्तुल चंद्रिका भी शोभितानाम, यह विशेषण भी हो गया किसका? पिच्छा नाम का। अपूर्वम सौंदर्यम में सौंदर्य हो गया हमारा विशेष्य, अपूर्वम हो गया विशेषण। मम केकारवम श्रुत्वा कोकिलः अपि लज्जते, मेरी ध्वनि को, केकारवम मतलब केकायाः रवम, रवम मतलब ध्वनिम, केका बोलते हैं मोर को ही। तो मेरी जो आवाज़ है उस आवाज़ को सुन करके कोकिलः अपि लज्जते, कोयल भी शर्मा जाती है। मम शिरसि, मेरे सिर पर, राजमुकुटम इव, राजमुकुट के समान, शिखाम स्थापयता, शिखा को स्थापित करते हुए, विधाता के द्वारा ही अहम पक्षीराजः कृतः, मैं पक्षीराज किया गया हूँ, मैं बनाया गया हूँ। यह भी पैसिव सेंटेंस है, यानी विधात्रा करता था पहले, विधाता माम पक्षीराजम कृतवान, इसको पैसिव में सेंटेंस में चेंज किया, क्या स्थापित करते हुए? तो विधाता शिखाम स्थापयन, जब कर्तृवाच्य में बनाएंगे तो विधाता शिखाम स्थापयन, विधाता शिखा को स्थापित करते हुए, क्षत्रिय प्रत्यय तो पढ़े आप लोग, मुझे पक्षीराज किया यानी बनाया था, इसी को कर्मवाच्य में बदल दिया है। कोयल बोलती है प्रविश्य रे मयूर अलम अति विकथनेन, ज़्यादा जब बोलते हैं तो कह रहे हैं कि अलम अति विकथनेन, कथनेन विकथनेन मतलब बोलने से, तुम ज़्यादा बोलने से बस करो, मत बोलो ज़्यादा। मधुमासे आम्रवृक्षे स्थित्वा, मधुमासे मतलब वसंत समय, पर्यायवाची लिख लीजिएगा। वसंत के समय में, वसंत के महीने में, आम के वृक्ष पर, कस्य वृक्षे? आम्रस्य वृक्षे, आम के वृक्ष पर स्थित्वा रह करके, जब मैं पंचम स्वरेण गायामि, पंचम स्वर में गाता हूँ, तदा श्रोतारः कथयन्ति, तब श्रोता कहते हैं, सुनने वाले कहते हैं, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अन्वय देखिए, काकः कृष्णः अस्ति, पिकः अपि कृष्णः अस्ति, तर्हि पिककाकयोः मध्ये कः भेदः अस्ति? वसंत समये प्राप्ते तु काकः काकः एव भवति, तथा च पिकः पिकः एव भवति। जब कोयल ने अपनी बुराई सुनी तो उसने उत्तर दिया कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। तो पिक काकयोः मध्ये, पिक काकयोः में समास करेंगे तो पिकः च काकः च पिक काकौ बनेगा। और क्योंकि पिक और कोयल में तो सप्तमी करेंगे, और क्योंकि दो हैं तो पिक काकयोः, ठीक है। यानी जब वसंतस्य समये प्राप्ते, वसंत का समय प्राप्त होता है, आता है, तो कौवा कौवा ही रहता है और कोयल कोयल ही रहती है। भावार्थ देख लीजिए, सिंपल दृष्टि से लिखा हुआ है यहाँ पर और अंग्रेजी में भी लिखा गया है। तो इस प्रकार से
बोलने पर कौवा बोलता है कि रे परवृत, दूसरों के द्वारा पाले जाने वाले को बोलते हैं परवृत। परैहि यानी दूसरों के द्वारा। यदि अहम तव संततिम न पालयामि, यदि मैं तुम्हारी संतान को न पालूं, तर्हि कुत्र स्युः विकाः, तो कहाँ से होते यह कोयल। यानी कोयल के बच्चों को पालने का काम अक्सर ऐसा माना जाता है कौवे ही करते हैं। तो वो बोल रहा है कि मैं यदि तुम्हारे संतानों को न पालूं तो कहाँ से यह जो दिख रहे हैं कोयल वो होते हैं। अतः अहम एव करुणापरः पक्षी सम्राट काकः, इसलिए मैं ही दयालु स्वभाव का और पक्षियों का सम्राट कौवा हूँ। पक्षियों का सम्राट मतलब राजा। तो पक्षिणः सम्राट, पक्षी सम्राट। अच्छा, बहुवचन में करेंगे पक्षीणाम, पक्षिणा, पक्षिणों, पक्षिणाम। षष्ठी बहुवचन में तो सम्राट, किसका सम्राट, पक्षियों का सम्राट कौवा हूँ। इस प्रकार से उसने अपना उत्तर दिया। अब आगे देखते हैं। राजहंस बोलता है शांतम शांतम, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अहमेव नीरक्षीर विवेकी पक्षिणाम राजा, मैं ही पक्षियों का राजा हूँ। पक्षिणाम राजा करोगे तो क्या बन जाएगा हमारा, पक्षी राजा। पक्षियों का राजा, पक्षी राजा। ठीक है, मैं ही क्या हूँ, पक्षियों का राजा हूँ। और मैं कैसा हूँ, तो नीरम च क्षीरम च, नीर क्षीरे बना था। और तयोः विवेकी, इन दोनों का जो विवेक कर सकता है, ज्ञान कर सकता है, उसको बोलते हैं नीर क्षीर विवेकी। अक्सर हम लोग प्रतियोगिता में जाते हैं तो वहाँ पर बोला जाता है, जो भी जज होते हैं, कि नीर क्षीर विवेकी संबोधित किया जाता है उनको। यानी कौन, किसने कैसा बोला, कैसी प्रस्तुति दी, यह सब मूल्यांकन करने की बुद्धि, विवेक जिसके पास में है उसको बोलते हैं। तो इसने अपना विशेषण बताया कि मैं ही नीरक्षीर विवेकी हूँ और पक्षियों का राजा हूँ। बगुला बोलता है धिक युष्मान, तुम सबको धिक्कार है। अहम एव सर्व शिरोमणि, मैं ही सबसे ऊंचा हूँ, शिरोमणि हूँ। सभी में क्या हूँ, सर्वेषु शिरोमणि, मैं सब में सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। ततः प्रकृति माता प्रविशति, इन सब की लड़ाई चलती रहती है, तभी प्रकृति माता प्रवेश करती हैं। प्रकृति बोलती हैं सस्नेहम, स्नेहेन सहितम, स्नेहेन सहितम सस्नेहम। अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अलम अलम मिथः कलहेन, बस करो परस्परम कलहेन। मिथः मतलब परस्परम, पर्यायवाची है, यानी परस्पर विवाद से बस करो, अब मत करो लड़ाई। अहम प्रकृति ही एव युष्माकम जननी, मैं प्रकृति ही तुम सबकी जननी हूँ, माता हूँ। यूयम सर्वे एव मम प्रियाः, तुम सब ही मेरे प्रिय हो। सर्वेषाम एव महत्वम विद्यते यथा समयम, सभी का ही महत्व है समय के अनुसार। यथा समयम में समास आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि कौन सा समास हो सकता है। वीडियो यदि पूरी देखेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण चर्चा करते हैं। सर्वैहि एव मे शोभा, सभी के द्वारा ही, सभी जीव जंतुओं के द्वारा ही मे मतलब मेरी शोभा है, मम शोभा अस्ति। न तावत् कलहेन समयं वृथा यापयेत, तो कलह के द्वारा समय को व्यर्थ न बिताओ, न यापयेत, नहीं बिताना चाहिए। वृथा मतलब व्यर्थ। मिलित्वा एव मोदध्वम, मिल करके ही आनंद करो, मोदध्वम तुम सब। और जीवनम रसमयम कुरुध्वम, जीवन को रसमय करो। प्रकृति माता ने
उपदेश दे दिया। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिल करके गाते हैं। आयुषः क्षण एकोऽपि न लभ्यः स्वर्णकोटिकैः स चेन्निरर्थकं नीतः का नु हानिस्ततोऽधिका। अधुना रमणीया हि सृष्टिरेषा जगत्पतेः जीवाः सर्वेऽत्र मोदन्तां भावयन्तः परस्परम्। आइए श्लोक को देखते हैं, फिर पाठ समाप्त हो जाएगा। आइए श्लोक का अन्वय देखते हैं। आयुषः एकः क्षणः अथवा क्षणम् अपि स्वर्णकोटिकैः न लभ्यः भवति। सः क्षणः चेत् निरर्थकं नीतः ततः अधिकानुहानिः का भवेत्। आयुषः मतलब होता है आयु का, यानी वयसः। आयु का एक क्षण भी, एक पल भी स्वर्णकोटिकैः न लभ्यः भवति, करोड़ों सोने के दान करने से, देने से प्राप्त नहीं हो सकता है। एक बार समय चला गया तो वह लभ्य नहीं होता है, यानी प्राप्त करने योग्य नहीं होता है। चाहे आप कितने भी सोने दे दो, कितने भी पैसे दे दो, तो उन पैसों के द्वारा लभ्य नहीं होता है कौन? एक पल भी, एक क्षण भी। जो समय चला गया तो आयु का एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। सह क्षणः चेत निरर्थकम नीतः, वह पल, वह समय यदि निरर्थकम नीतः, यदि तुम निरर्थक, नीतः मतलब यापितः, ले जाते हो, बेकार बिताते हो, व्यर्थ में टाइम पास करते हो, ततः अधिकानुहानि का भवेत्, उससे अधिक हानि अवश्य ही कौन सी हो सकती है, यानी निश्चित ही उससे अधिक हानि कुछ नहीं होती है। आप व्यर्थ में समय बिताते हो, उससे बड़ा बेकार कुछ नहीं हो सकता है। भावार्थ देखिए, वयसः एकः क्षणः अपि कोटि स्वर्ण मुद्राः दत्वा न प्राप्तुं शक्यते। आयु का एक क्षण भी कोटि स्वर्ण मुद्राः दत्वा, मुद्राएं मतलब पैसे चाहे कितने भी सोने दे दो, करोड़ों रुपए दे दो, दे करके भी न प्राप्तुं शक्यते, प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः इसलिए यदि सह क्षणः व्यर्थः यापितः, यदि वह समय तुम व्यर्थ यापित करते हो, बिताते हो, तर्हि तो तस्मात् अधिका हानिः न कापि भविष्यति, उससे अधिक हानि कोई भी नहीं हो सकती है। अर्थात सा एव सर्वाधिका हानिः वर्तते, यानी वही सबसे बड़ी हानि आपकी है। इंग्लिश में भी अर्थ दिया है। प्रकृति माता ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, यह हम सबके लिए लागू होता है। दूसरा श्लोक था, एषा जगत्पतेः सृष्टिः ही अधुना रमणीया अस्ति, सर्वे जीवाः अत्र परस्परं भावयन्तः मोदन्ताम्। कह रहे हैं कि एषा सृष्टि ही अधुना रमणीया अस्ति, यह सृष्टि निश्चय ही इस समय क्या है? रमणीय है। किसकी सृष्टि? तो जगतपते है, यानी ईश्वरस्य पर्यायवाची। जगतपति किसको बोलते हैं? जो जगत का स्वामी है। तो समास भी है इसमें, जगतः, षष्ठी में बनेगा पते है, जगत पते है, जगतः पते है, जगत पते है। यानी यह सृष्टि, यह ईश्वर की सृष्टि निश्चय ही अभी क्या है? रमणीय है। सभी जीव, इसलिए क्या करें? सभी जीव यहाँ पर परस्पर अपनी भावनाओं को मिलाते हुए, सद्भावना रखते हुए मोदन्ताम यानी आनंद करें। भावार्थ देखिए, ईश्वरेण रचितः अयं संसारः अतीव सुंदरः अस्ति, अतः सर्वे जीवाः अत्र परस्परं प्रेमणा स्नेहेन स्थित्वा, प्रेम और स्नेह से रह करके परस्परम साहाय्यं कुर्वन्तः, एक दूसरे की सहायता करते हुए आनंदिताः भवन्तु, आनंदित हो गए। इस प्रकार से प्रकृति माता ने बहुत सुंदर उपदेश दिया और हम सबको भी यही
पालन करना चाहिए, जीवन को यापन करना चाहिए, जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जब भी कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।